नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरा अपमान करके 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते नरेंद्र मोदी, उनके हाथ कांपते हैं, मेरे नहीं कांपते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट का चला अडानी मामले पर हथौड़ा। जी हां, आपको बता दें अडानी की होगी जांच। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, वोट नहीं डाल सकेंगे दोस्तों मनोनीत सदस्य, यानी कि जितने भी मनोनीत सदस्य हैं बीजेपी के, अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना अडानी मुद्दा। जी हां, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर निकाली जमकर भड़ास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीएसएफ के जवानों पर भड़की ममता बनर्जी, बोले बॉर्डर पर फैला रखा है आतंकवाद। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का विमान नहीं उतरने दिया गया प्रयागराज में, भड़के बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता। जी हां, अजय राय बीजेपी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, बोले राहुल गांधी की सदस्यता होगी रद्द लोकसभा की अगर उन्होंने नहीं दिया जवाब तो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ओल्ड वीडियो की हमने की खुदाई, कैसे बीजेपी के नेता टेबलों पर खड़े होकर करते थे दोस्तों प्रोटेस्ट, बताएंगे जब ये विपक्ष में थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले अगर अडानी की नहीं तो फिलहाल हिडनबर्ग की ही कर लो जांच। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम केसीआर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मनमोहन सिंह साहब थे बेहतर प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की तरह हारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मनमोहन सिंह साहब की तारीफ कांग्रेस में जो है यहाँ पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। बताएंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस का प्लान क्या है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरा अपमान कर मुझे बेइज्जत कर नहीं जीत पाएंगे 2024 का चुनाव। आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि मुझे अपमानित किया गया, मेरे परिवार को उछाला गया, मुझसे ये कहा गया कि हम गांधी सरनेम क्यों रखते हैं, नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता मैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरा एक भी भाषण उठाकर देख लें, मैंने अगर कभी किसी से बदतमीजी से बात की हो या मेरा कोई सा ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने डिसरिस्पेक्ट की हो किसी की भी, मैं कभी भी उस भाषा का यूज नहीं करता हूं। राहुल ने कहा कि मेरी भाषा हमेशा काम और मैं बहुत शांति से बात करता हूं। और दोस्तों यकीन मानिए, राहुल गांधी की अगर आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको अलग ही लगेगा कि राहुल गांधी बड़ी ही तमीज से बात करते हैं। अगर वो पीएम के बारे में बोलते हैं या किसी और अन्य सदस्य के बारे में भी बोलते हैं तो आज तक हमने उनकी नफरती भाषा का साइड देखा ही नहीं। इतने साल उन्हें राजनीति में हो गए, इतना तो हम भी देख चुके हैं और कह सकते हैं कि राहुल गांधी उस भाषा का यूज कभी नहीं करते जो बीजेपी कहती है, जो आम आदमी पार्टी कहती है। चुनाव जीतने राहुल गांधी आए थे, वो मुझे गाली देकर चले गए, सोनिया गांधी आई थी, वो मुझे गाली देकर चली गई। ऐसा ही बीजेपी के नेता भी ड्रामा करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल करते हैं। और आप समझिए, राहुल गांधी के मुंह से आज तक शायद इस तरीके के शब्द भी नहीं सुने होंगे किसी ने, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है दोस्तों, उन्हें पता है किस तरीके से बात करना है। एग्रेशन में आकर बात करने से, किसी को बड़ा बुरा बोलने से, गाली दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। यही बात राहुल गांधी ने भी दोहराई। राहुल ने कहा कि फिलहाल जब भी अडानी का सवाल मैं पीएम से पूछ रहा था तो उनके हाथ कांप रहे थे, मुझे देखिए मेरे हाथ नहीं कांपते, मैं सच्चाई के साथ हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई पीएम नरेंद्र मोदी से अडानी के मुद्दे पर पूछता है तो पीएम बार बार पानी का गिलास उठाकर पीने लगते हैं, हाथ उनके कांपने लगते हैं, पूरी बॉडी कांपने लगती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा
लगा कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कि वाकई में जब भी कोई अडानी का सवाल पीएम नरेंद्र मोदी से पूछता है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, वो बार बार पानी उठाकर पीने लगते हैं। जब सवालों के जवाब नहीं होते तो लोग ऐसा ही करते हैं। आपने नायक फिल्म तो देखी होगी, बस जैसे उसमें अमरीश पुरी करते थे वैसे ही सेम टू सेम पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने जमकर निकाली भड़ास। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब्दुल नजीर के ऊपर उठ रहे हैं लगातार सवाल। दरअसल दोस्तों इस सवाल का एक सबसे बड़ा मायना भी ये है कि आज जजों को दोस्तों 2 महीने भी नहीं होते सस्पेंड हुए, सॉरी रिटायर हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट से, उनको अचानक से बीजेपी बड़े पद दे देती है। और ये जज कौन होते हैं दोस्तों? जो बीजेपी के पक्षकार रहे हैं, जिसके ऊपर से अदालतों के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया, जिसके विश्वास पे ये लगने लगा लोगों को कि अब तो अदालत में भी वही फैसला सुनाया जाता है जिस पर बीजेपी जोर देती है। और आपको पता हो दोस्तों कि जिनको बाकायदा जज बनाया गया अब्दुल नजीर को जिनको राज्यपाल बनाया गया वो है कौन? दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब्दुल नजीर कोई और नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज के एक वो जज है जिन्होंने राम मंदिर के हक में फैसला दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए ये पूरा मामला, जरा गणित को समझिए। रंजन गोगोई, इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। रंजन गोगोई कौन थे? जिन्होंने अयोध्या मामले में बाबरी को गिराने का फैसला दे दिया और वहां पर मंदिर बनाने का फैसला दिया, यानी कि राम मंदिर के हक में दिया फैसला। रंजन गोगोई थे। उनके बाद में दोस्तों और कई जज थे, यश बोबड़े भी थे उसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ थे दोस्तों, और जस्टिस नाजिर थे। अब दोस्तों यह एक अल्पसंख्यक समाज के हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के हैं ये। ऐसे में दोस्तों इन्होंने बाकायदा राम मंदिर के टाइम पर अपनी दोस्ती यारी निभाई। अब बीजेपी ने भी दोस्ती यारी निभाते हुए जस्टिस नजीर साहब को जो है क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। जबकि दोस्तों ये कहीं से कहीं तक संविधान में नहीं आता है। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आप 2 महीने के अंदर, आप समझिए 2 महीना तो बहुत दूर है, 1 साल के अंदर भी आप किसी को, जज को बाकायदा पद से हटाए जाने के बाद आप कहीं और का राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बीजेपी का इतिहास रहा है, जो लोग उसके साथ रहे हैं, जिन लोगों ने उसका फायदा कराया है, बीजेपी उन्हें रिटर्न में गिफ्ट जरूर देती है। और नजीर जो है वो एक क्योंकि मुस्लिम जज हैं, उन्होंने अयोध्या मामले में बीजेपी का साथ दिया, उनको गिफ्ट मिल गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, जिस पर बार बार एलजी अपनी शाण पट्टी दिखा रहे थे, एलजी अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे, उसी चीज पर अब रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में मनोनीत सदस्य जो है दोस्तों बीजेपी के, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, और इसी पर सारा विवाद हर बार छिड़ रहा था। आपको बता दें बीजेपी उन लोगों से भी वोट डाल रही थी जिनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अब दिल्ली के मेयर चुनाव होने वाले, जिसमें डिप्टी मेयर और मेयर चुन लिया जाएगा। आप जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। बीजेपी का 15 साल पुराना किला जो एमसीडी में था वो आम आदमी पार्टी ने ढह दिया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है, जो बीजेपी लोगों को हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाती है, उसको आम आदमी पार्टी ने खदेड़ दिया था। और अब ये मामला एक बार फिर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इन दिनों में बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। खास करके जब दोस्तों दिल्ली में बार बार 3 बार एमसीडी चुनाव का वो रखा गया चुनने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने और बीजेपी ने जमकर हंगामे किए। जाहिर सी बात है, आप इनलीगली तरीके से 1.5-2 महीने ले लीजिए, 2 महीने से एमसीडी को चला रहा हो आप, जबकि आपको कोई हक ही नहीं है, आप हार चुके हो, और उसके बावजूद भी आप चुनाव को टाले जा रहा हो। जो मेयर का चुनाव होना है उसमें, सॉरी चुनाव बोल रहा हूँ कि चुनाव होना है, तो इसमें से दोस्तों जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर और मेयर बनना है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर वोटिंग नहीं होने दे रही थी, जिससे कि दोस्तों ये एमसीडी में बने रहें और इन लीगली तरीके से एमसीडी को
चलाते रहे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिना किसी आप समझिए पावर के एमसीडी को अब तक कंट्रोल कर रही है, जबकि उसके पास ये अधिकार नहीं है। वो अपना अधिकार खो चुकी है क्योंकि वो चुनाव हार गई। मुझे लगता है कल के बीजेपी वालों का मन होगा तो वो ये भी कह देंगे कि लोकसभा चुनाव मत कराओ, हम ही रहेंगे देश के पीएम। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा दोस्तों अडानी मुद्दा। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बड़े झटके का एक सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अडानी मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये 2024 का भी मुद्दा बनने जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि 2024 एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। लेकिन दोस्तों सरकार को एक चीज़ हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की जो नीतियां हैं वो हमेशा लोगों के सामने रहती है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि अब सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है 2024 में, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है दोस्तों कि अडानी का मुद्दा मोदी सरकार को 2024 में ले डूबेगा। मामला यही नहीं है दोस्तों, बीजेपी का सबसे बड़ा खेल बिगाड़ दिया अडानी ने। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी वोटिंग आती है, जब भी चुनाव प्रचार होता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव प्रचार पर, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियों पर, और ये पूरा मुद्दा 2024 के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन अब जबकि दोस्तों अडानी बर्बाद हो चुके हैं तो अब ये पैसा कौन लगाएगा पार्टी में, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर निकल कर सामने आया है। आपको बता दें अडानी ने बीजेपी को झटका दे दिया क्योंकि बीजेपी का 2024 का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका था। कहाँ कितना पैसा लिया जाएगा, किससे कैसे चंदा लेकर दोस्तों पार्टी का प्रचंड प्रचार किया जाएगा। करोड़ों रुपए पानी की तरह फूंक दिए जाते हैं क्योंकि वो चंदा दोस्तों आप समझिए इन्हीं लोगों के पास से आता है, उद्योगपतियों के पास से, और बीजेपी बाद में उनको रिटर्न के साथ गिफ्ट में देती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर, बड़े बड़े घपले करवाकर। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार की नीतियाँ अब बदल जाएंगी, अपने आप बदलेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि फिलहाल अब सवाल अडानी ग्रुप का है कि फिलहाल 2024 में जो सबसे बड़ा मुद्दा अडानी बना है दोस्तों, उससे बीजेपी को तो ज़्यादा नुकसान है। और इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि अडानी मुद्दा अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में था। चर्चा का विषय इसलिए भी बना रहा क्योंकि हमने देखा, एक चीज़ को हमने भी ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि फिलहाल सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता है और हमेशा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों, हर कोई अडानी वाले मुद्दे से भाग रहा है। हर कोई जो है यहाँ पर यूपीए की सरकार पर ही आरोप लगा रहा है, जबकि सच्चाई क्या है आप भी देख रहे हैं कैसे सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल तो ये है कि अब एक एक कर दोस्तों सभी का गेम ओवर हो चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले हैं ममता बनर्जी ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास, बोले बीएफएफ के जवान फैला रहा है बंगाल बॉर्डर पर जी आतंकवाद। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के कहने पर बीएफएफ के जो जवान हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, बार बार उनकी जांच पड़ताल करते हैं और लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। वो बंगाल की सीमाओं में घुसकर बंगाल की जनता को परेशान कर रहे हैं और ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीएफएफ के जवान को मोदी सरकार ने इतनी पावर देकर, इतना आगे लाकर उनको हैवान बना दिया। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी हमेशा से ही बीएफएफ जवानों के खिलाफ रही हैं। दरअसल आपको बता दें बंगाल पुलिस के काम में हस्तक्षेप करना और बंगाल के किसी भी एरिया में घुस जाना, ये बीएफएफ के जवानों के अधिकार बढ़ा दिए गए थे। जब से ही ये सब कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ मोदी सरकार की चाल है। वो बंगाल के लोगों को परेशान करना चाहती है और बंगाल के लोगों को परेशान करवा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, समझिए एक पार्टी है
वो अच्छे से सरकार चला रही है, लेकिन बीजेपी वहां पर अपनी टांग जरूर करती है। बीएफएफ के जवान जब लोगों को परेशान करेंगे तो लोगों को लगेगा यार ममता जी की सरकार में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी की सरकार में हम तो परेशान हैं, भले ही वो दोस्तों बीएफएफ के जवान मोदी सरकार के टट्टू हों। तो ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीएफएफ के जवानों को लेकर सीधे सीधे ममता बनर्जी ने हमला बोल दिया है और ये कह दिया है कि फिलहाल बीएफएफ के जवान मोदी सरकार ने उनको और जिस तरीके की पावर्स दे रखी हैं उसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली और ये साफ कह दिया है कि फिलहाल बीजेपी चाहती है कि ये सब कुछ हो और वो बंगाल में ये सब कुछ करवा रही है। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल आतंकवाद की फैला रहे हैं बीएफएफ के जवान बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी सरकार के पुराने वीडियो की हुई खुदाई, सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो फिर हुए वायरल। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मोदी जी के और स्मृति ईरानी के कुछ वीडियोस हैं जिनकी हमने भी खुदाई की और निकाले, और पार्लियामेंट के भी वीडियो निकाले दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि भैया ये जो विपक्ष को लगातार बोलने नहीं दे रहे हैं उस वक्त क्या होता था। दोस्तों आपको याद होगा सुषमा स्वराज, जी हाँ ये एक बड़ा नाम था बीजेपी की राजनीति में। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज ये सब लोग बहुत एक्टिव थे। दोस्तों आप समझिए जब मनमोहन सिंह साहब लोकसभा में आते थे तो विपक्ष लगातार हंगामा करने लगता था और कहता था कि मनमोहन सिंह साहब देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं। सुषमा स्वराज बार बार दोहराती थी। अभी मैंने हाल ही में उनका वीडियो सर्च किया, देखा तो मैंने देखा कि क्या बीजेपी वाले आखिर करा क्या करते थे उस वक्त पर। आप समझिए स्मृति ईरानी दोस्तों सड़कों पर निकल जाती थी, कभी कोयले को लेकर आरोप लगाना बीजेपी के ऊपर, तो कभी पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक को लेकर सड़कों पर बैठ जाना। और सिर्फ स्मृति ईरानी तक या सुषमा स्वराज तक ये मामला सीमित नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप समझिए बार बार 2011-2012 में मनमोहन सिंह साहब को घेर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि पीएम ने देश को बर्बाद कर दिया, देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया, पेट्रोल और डीजल प्राइस लगातार हाइक हो रही है, इसका दाम कम करना चाहिए। आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब के बारे में खड़े होकर हंगामा मचाते थे बीजेपी के नेता जैसे ही वो आते थे। लेकिन दोस्तों आज जब खुद की सरकार पर जेपीसी की मांग उठ रही है कि आप जो है यहाँ पर जेपीसी की जांच कराई जाए, तो आप एक समिति का गठन नहीं करने दे रहे हैं। आपको डर है कि अगर आपकी सच्चाई पकड़ी गई तो आप सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। और ये बात दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि 3 बार कांग्रेस ने इसकी वजह से अपनी सत्ता खोई थी और बीजेपी को इस बात से लग रहा है डर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सीएम केसीआर, जी हाँ तेलंगाना के सीएम केसीआर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, इंदिरा गांधी को जिस तरीके से लोगों ने हराया उसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी इस देश की जनता। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सीएम केसीआर ने मनमोहन सिंह साहब को इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम बताया। उनका कहना है कि फिलहाल मनमोहन सिंह साहब ने जो देश के लिए किया उसको देश हमेशा याद रखेगा। वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, वो इंदिरा गांधी की तरह नहीं थे। आपको बताते चले यहाँ पर सीएम केसीआर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की राह पर है और देखना वो इंदिरा गांधी की तरह ही बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। आपको बता दें सीएम केसीआर ने कहा कि 2024 में इस देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी। जो जनता सत्ता में बिठाना जानती है वो उठाकर फेंकना भी जानती है। सीएम केसीआर दोस्तों आप समझिए यहीं पर नहीं रुके, सीएम केसीआर ने बहुत ज्यादा कुछ बोला। उन्होंने कहा कि फिलहाल पीएम मोदी इंदिरा गांधी की तरह ही 2024 में हारेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि फिलहाल यहां पर मोदी सरकार को सत्ता का नशा हो गया है, सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले दोस्तों जाहिर सी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो कभी इंदिरा गांधी ने किया था। आपको बता दें विपक्षों की लगातार सरकारें गिराना, माना जाता है इंदिरा गांधी ने जब उनकी सरकार कमजोर पड़ रही थी तो दोस्तों एक दिन के अंदर 30 सरकारें गिरा डाली थी, जी हाँ अपनी सत्ता बचाने के लिए। ऐसे में दोस्तों इंदिरा गांधी की राह पर भी या फिर यूं कहते हैं कॉपी कर रहे हैं इंदिरा गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी। अब तक दोस्तों वो कांग्रेस की 8 से 10 सरकारें गिरा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब पीएम नरेंद्र मोदी के
ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो साबित भी होते हुए नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूंगा कि सबसे बड़ा तथ्य ही यह है दोस्तों कि बीजेपी अपने आप को संत बताने का काम करती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको ऐसे वीडियोज आगे भी मिलते रहे जो आपको सच और सच्चाई